हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज का जो सेशन रहेगा, ठीक है, जैसे आप लोग देख भी रहे होगे स्लाइड में कि सीरीज ऑफ बीएचयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बीएचयू जो रेड पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हुए थे आपके, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके 2020 एंड 2021 का दो ईयर का डिस्कस करके रखा हुआ है। एक प्लेलिस्ट क्रिएट है, जिन लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा हो वो जाके उसको देख सकते हैं। आज जो रहेगा हमारा सेशन, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के, ठीक है। 2019 का जो पेपर हुआ था आपका एंट्रेंस का बीएचयू रेड पीएचडी का, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिसर्च मैथोडोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए भी आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको रिसर्च के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एज अ प्रैक्टिस आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, ठीक है। एंड आज पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे। जो कल का सेशन होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वहां पे हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे आपकी एजुकेशन शिफ्ट के, ठीक, मतलब एजुकेशन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। एंड जो मैंने मॉक के लिए बोला था वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है वो उसको इंस्टॉल कर ले। उसके अलावा अगर किसी को क्वेरी हो मॉक से रिलेटेड तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो फिर आओ स्टार्ट करते हैं। काफी सारे नए क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको रिसर्च के देखने को मिलेंगे, है ना। रिसर्च के काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने डिस्कस कर रखा हुआ है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इज अदरवाइज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस। देखो इसमें आंसर्स पहले से विजिबल है, ठीक है, तो इसको आप लोग को मतलब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेना, आंसर्स ऑलरेडी विजिबल है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग इज अदरवाइज कॉल्ड मल्टीपल चॉइस या फिर यूनी वेरिएट एनालिसिस या फिर रैंडम सैम्पलिंग या फिर बाय वेरिएट एनालिसिस। तो क्या बोलते हैं इसको, रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। इज अदरवाइज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि यहाँ पे रैंडमाइजेशन पॉसिबल होता है, ठीक है, बायसनेस नहीं होती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ। अभी पहले आपको ये बोल रहा है एक जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है, किसका, रिसर्च प्रोसेस का, रिसर्च प्रॉब्लम का, डेटा कलेक्शन का या फिर डेटा एडिटिंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो रिसर्च रिपोर्ट होती है, बनाया होगा आप लोगों ने भी आपके एमएड वगैरह में, ठीक है। जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो है क्या, रिसर्च रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट। क्या है ये, एक डॉक्यूमेंट है प्रिपेयर्ड बाय एन, ये प्रिपेयर किया जाता है जो भी स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं या फिर एनालिसिस्ट होते हैं, ठीक है, जो एक रिसर्च टीम में काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं इस पूरे एक डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट होता है। जो रिसर्च रिपोर्ट होता है वो क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है किसका, रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। रिसर्च का जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है उसमें ये एक क्या होता है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है या फिर डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ राइट। अभी तक आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये एक नया टर्म है आपके लिए, आपके नेट में आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कवर्ड, कौन सा इसमें से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। अब ये कॉपी में आपको लिखना है, थिसॉरस है, कौन सा इसके अंदर नहीं आता है। तो सबसे पहले समझो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट गिवन टू अ पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। समझ रहे हो, ये क्या है, इट इज अ राइट गिवन टू अ पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, ठीक है। यूजुअली ये जो राइट होते हैं वो क्रिएटर्स जो होते हैं उनको दिए जाते हैं, ठीक है। सो दैट मतलब एक कुछ पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें उन्हें कुछ क्रिएशन करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं वो अपनी कॉपी में लिख लो। जैसे इसमें कॉपीराइट दे रखा हुआ है ना, कॉपीराइट दे रखा हुआ है, लिख लो, इसे मैं लिखवा दे रही हूँ।
इसके अंदर जैसे इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है आपका, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या आता है, पेटेंट, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, ट्रेडमार्क होता है, और क्या होता है यहाँ पे, डिजाइन राइट होते हैं, ठीक है। और डेटाबेस राइट होता है, डेटाबेस राइट आता है। परफॉर्मर्स का जो राइट होता है वो आता है यहाँ पे, परफॉर्मर्स राइट आता है यहाँ पे, और कॉपीराइट आता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉपीराइट आता है। तो अपनी कॉपी में ये लिख लेना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है, मतलब ये क्या है, एक तरीके का राइट है, ये क्या है, काइंड ऑफ राइट है जो हम देते हैं किसी पर्सन को, ठीक है। द राइट गिवन टू अ पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, राइट। तो अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो कॉपीराइट तो होगा, पेटेंट भी होगा, ट्रेडमार्क भी होगा, थिसॉरस नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ। A bar chart or graph which show the frequency of occurrence of each value of the variable which is being analyzed is termed as। पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बार ग्राफ कैसा होता है, और आपका ये जैसे बार ग्राफ का जो चार्ट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये क्या, बार ग्राफ और ग्राफ विच शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अच्छा ठीक है, ये जो इसका जो राइट आंसर है वो हिस्टोग्राम है। क्यों हिस्टोग्राम है, वो इस वजह से है, जैसे जब बार चार्ट देखते हो तो कैसा होता है, ऐसा बना होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या बोल रहा है यहाँ पे, शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये जो होता है ये ऐसे कंटिन्यूअस कर्व बनता है, ऐसे, ये हिस्टोग्राम है आपका, समझ रहे हो, ये हिस्टोग्राम है, इसकी बात कर रहा है, अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो ये एक तरीके का पूरा कर्व बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द डेप्थ ऑफ रिसर्च कैन बी जज बाय। किसी भी रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च की अगर आपको डेप्थ को जज करना है तो आप क्या देखोगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस शोध का उद्देश्य क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर, हाँ 6 पे आ जाओ। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर इज 15। अब देखो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ा होगा, और उसकी जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं उससे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज आपको मैंने वहां पे कराई हुई है उससे ये क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, जो मीन होता है, ठीक है, मीन ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर इज 15, ठीक है। कुछ सेट ऑफ स्कोर्स हैं, उसका जो मीन है वो 50 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा हुआ है, 10 दे रखा हुआ है। इफ द स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट इज डबल, ठीक है, मतलब हर स्टूडेंट का जो स्कोर है अगर हम उसको डबल कर देते हैं तो क्या होता है, तो मध्यमिका क्या होगी, रिमेन अनचेंज, अनचेंज रहेगी, इंक्रीज बाय द डबल, या फिर डिक्रीज बाय द हाफ, या फिर बिकम इक्वल टू द मीन। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो स्कोर्स है उसको डबल कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो नया मीडियन होगा वो चेंज होगा हमारा, ठीक है। जो नया मीडियन होगा वो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्कोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डबल कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्कोर्स हैं। तो यहाँ पे जो मीडियन होगा वो इंक्रीज होगा बाय द डबल। लेकिन उसी जगह जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा रहेगा, रिमेन अनचेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन, मान लो क्वेश्चन ने पूछे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा। तो इसके लिए मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। अब देखो इसमें से क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा इसमें से टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, रिलेशनल हो सकता है, या फिर कॉजल हो सकता है। समझ रहे हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसा हो सकता है, या तो वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, मैं मेजर बता रही हूँ खाली, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, रिलेशनल हो सकता है, या फिर कॉजल हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक।
तो उससे पोल क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन नहीं है। डेवलपिंग गुड प्रैक्टिस, ये तो होना चाहिए, क्वेश्चन जो होने चाहिए वो गुड प्रैक्टिस, अच्छी प्रक्रिया को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। इवेलुएटिंग द फिनोमिना, जो पूरा फिनोमिना है उसको इवेलुएट कर पाए, प्रिडिक्ट कर पाए, प्रिडिक्शन, हम रिसर्च में क्या प्रिडिक्ट कर पाते हैं आउटकम को, ठीक है। तो ये तीनों तो होने चाहिए। हाइपोथेसिस, ठीक है, ये क्या है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एक्सेप्ट। अब देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं। अब किसकी बात बोल रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी की बोल रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वाले को यहाँ पे क्या कर दो, विच ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब यहाँ पे हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताना है, एक्सेप्ट लिखा है ना, एक्सेप्ट देखो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है। और रैंडम सैम्पलिंग कैसा होता है आपका, प्रोबेबिलिटी होता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच को यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर डज नॉट यूज, ठीक है। अगर हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो रिसर्चर नहीं यूज करता, किसका, फैक्टर एनालिसिस का। किसका यूज नहीं करता, फैक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस का यूज नहीं करता। टी टेस्ट में भी आपका होता है, टेस्ट करते हैं, एनोवा में भी यूज करते हैं, और काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है वहां पे भी करते हैं, ठीक है। पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। जहाँ पर हमें मीन पूरा मीन पॉपुलेशन एमपी करके मैंने फॉर्मूला आप लोग को बता रखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जो पी वैल्यू है वो क्या होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है। पी वैल्यू क्या होती है, जैसे ये देखो ऐसे फॉर्मूला मैंने बताया, प्लस माइनस करके, जैसे क्या होता है 1.96 इंटू सैम्पलिंग एरर, ऐसे करके फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। तो ये पी क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। इस सबके क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप रिसर्च की प्लेलिस्ट में जाके करिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। आप रिसर्च में जो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय, ठीक है। आपने रिसर्च हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कर दिया, उसके बाद क्या आएगा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव तो आ नहीं सकता, ये पहले होता है। एनालिसिस ऑफ अ डेटा भी नहीं, क्या आएगा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। आपने हाइपोथेसिस को पूरा फॉर्मुलेट कर लिया, ये आपके स्टेप ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं उससे ये वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद आप सिलेक्ट करोगे रिसर्च टूल को यहाँ पे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ऑफ कोहर्ट ग्रुप, देखो दो स्टडी होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक कौन सी होती है, क्रॉस सेक्शनल होती है, समझ रहे हो। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक क्रॉस सेक्शनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, मतलब इसमें बहुत सालों तक चलते चलते रहते हैं, ठीक है। इसमें एक ही सैंपल पे हम रिसर्च करते रहते हैं काफी टाइम के लिए, ठीक है। साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मतलब करते रहते हैं यहाँ पे। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल होती है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं आपके सैंपल्स। तो यहाँ पे सिंपल सा ये नहीं पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है कोहर्ट ग्रुप की, ठीक है। वो उसमें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सेम पीपल को ओवर अ टाइम, या फिर यूज करते हैं पैनल मेंबर को एज अ पार्टिसिपेंट, या फिर यूज करते हैं स्टडी एटीट्यूड या फिर स्टडी एटीट्यूड एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम, या फिर यूज डिफरेंट पार्टिसिपेंट फॉर ईच सिक्वेंस्ड मेजरमेंट। इसमें से आपको ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कोहर्ट ग्रुप की बात की है ना, ठीक है। किसकी बात की, कोहर्ट ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल who have been included in a study by an event that is based on the definition decided by the researcher। क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब कोई किसी इवेंट को लेकर के, मतलब मान लो कोहर्ट पीपल है, हमने मान लिया कि अब जैसे 2020 में, ठीक है, 2020 में जितने लोग बॉर्न हुए हैं, ठीक है, 2020 में जो लोग भी बॉर्न हुए हैं तो वो एक पूरा ग्रुप बन गया, वो क्या है, कोहर्ट ग्रुप है, ठीक है। मान लो मुंबई में 1980 में जो लोग भी बॉर्न हुए हैं, ठीक है, अ कोहर्ट ऑफ पीपल बॉर्न इन मुंबई इन द ईयर 1980, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कोहर्ट ग्रुप है, ये क्या है, आपका कोहर्ट ग्रुप। और इसे हम बोल भी कह सकते हैं, बर्थ कोहर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर स्मोक करने वाले लोगों को हमने एक ग्रुप में ले लिया, तो ये क्या है, कोहर्ट ग्रुप है, ये क्या है, आपका कोहर्ट ग्रुप है, ठीक। तो कोहर्ट ग्रुप क्या है, यूज डिफरेंट पार्टिसिपेंट फॉर ईच सिक्वेंस्ड मैनर मेजरमेंट, सॉरी,
नेक्स्ट आ जाओ, डिडक्टिव थ्योरी इज वन दैट, डिडक्टिव थ्योरी क्या होती है, इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्टिंग होती है इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड जो हाइपोथेसिस होती है, तो वहां पे ये डिडक्टिव थ्योरी है। नेक्स्ट आ जाओ, मेटा डेटा। अब मेटा डेटा का भी कंसेप्ट समझ लो, मेटा डेटा क्या है आपका, मेटा डेटा इज द डेटा that distribute other data, collect other data, describe the other data या फिर destroy the data। metadata है क्या, metadata is defined as a data providing information, ठीक है, ये क्या है, एक data providing information है about one or more aspect of the data, ध्यान रखना, about one or more aspect of data, aspect of data, ये होता है आपका मेटा डेटा, ये क्या होता है आपका मेटा डेटा होता है, तो ये डिस्क्राइब करता है अदर डेटा को, ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है, मतलब इसका जो यूज होता है ना, हम क्या करते हैं, कुछ जब भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी चीज को लेकर के, उसको समराइज करने के लिए हम मेटा डेटा का यूज करते हैं, तो ये क्या है आपका, डिस्क्राइब करता है अदर डेटा को, आप किसी कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, उनको एक साथ करके आप क्या करो, समराइज कर रहे हो, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये होता है मेटा डेटा। अब मेटा डेटा में भी आपका जैसे टेक्निकल होता है, मतलब इसके भी 4 मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके भी क्या होते हैं, 4 मेन टाइप्स होते हैं, टेक्निकल होते हैं, ऑपरेशनल होते हैं, बिजनेस होते हैं और सोशल होते हैं, ठीक है, तो इसका जो डिटेल एक इमेज है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से जाके देख लेना, ठीक है, जो टाइप है वो लिख लो, टेक्निकल होता है इसका, ठीक है, और ऑपरेशनल होता है ना, बिजनेस होता है और सोशल होता है, ठीक है, 4 मेन टाइप्स होते हैं आपके मेटा डेटा का। इसका जो पूरा फुल डिटेल होगा, डिटेल क्या है पॉइंट में ही है, वो आपको मैं टेलीग्राम पे इमेज शेयर कर दूंगी, एक बार रीड कर लेना बस खाली, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, रैंडमाइजेशन इज डन। रैंडमाइजेशन का यूज क्यों करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में ही पूछा जाता है कि जब एरर बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करें, तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडमाइज कर देते हैं, अगर सैंपल को रैंडमाइज कर देंगे तो एरर क्या हो जाती है, वहां पे रिड्यूस हो जाती है, बायसनेस ही वहां पे खत्म हो जाती है, बायसनेस जो होती है वहां पे कम हो जाती है, ठीक है, तो ये इंक्रीज नहीं करता, रिड्यूस करता है, ठीक है, यहाँ पे हाइपोथेसिस मेकिंग के लिए यूज नहीं करते इसको, ना ही ड्रग इफिशिएंसी को इंक्रीज कराने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, डेटा रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ नोट्स, रिकॉर्डिंग एंड वीडियो, कीवर्ड, ये आपके लिए कीवर्ड है, ठीक है, पेपर 1 में ये आप पेपर 2 में तो नहीं, लेकिन हाँ पेपर 1 में इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, जो डेटा है जो आपके नोट्स के फॉर्म में हो, रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, तो वो कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, वो क्या होता है आपका, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। अब ये जो ग्राउंडेड थ्योरी है, ठीक है, जो ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग है, प्रयोग प्रतिपादन में बहुधा किया जाता है, इज ऑफन यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च। इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट रखना, जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च की फॉर्मुलेशन में भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड, कंट्रोल और ऑब्जर्व बाय द एक्सपेरिमेंटर। जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने सुना होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी सुना होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कर पाते हैं, मैनिपुलेट करा पाते हैं, कंट्रोल करा पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो सही है पहला वाला, ठीक। फिर बोला है वेरिएबल आर नॉट रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कंसेप्ट, बिल्कुल गलत, थ्योरेटिकल कंसेप्ट से रिलेटेड ही नहीं होंगे तो वो वेरिएबल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट से वो रिलेटेड होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। समझ में आ रही बात, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना है, ठीक। अभी आ जाओ यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ लीगल रिसर्च। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा लीगल रिसर्च की कैटेगरी में नहीं आता है ना। एक मिनट को, ये भी एक नया टर्म है, आप लोगों ने अपने उसमें नहीं पढ़ा होगा, यूजीसी नेट का जो रिसर्च है वहां पे ये चीज नहीं पड़ी होगी। अब इसमें क्या बोल रहा है आपसे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ लीगल रिसर्च। ठीक है, लीगल रिसर्च का यहाँ पे कौन सा कैटेगरी नहीं है। ठीक, तो क्या है, पैरासिटिक डिसिप्लिन ऑफ लॉ, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन ऑफ लॉ, एन एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटीज, एन एस्पेक्ट ऑफ अ सोशल साइंस। तो कौन सा नहीं है इसमें, पैरासिटिक डिसिप्लिन ऑफ लॉ। और सारे क्या है, ये सारी कैटेगरीज हैं आपकी लीगल रिसर्च की। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। अब ये टाइप 1 टाइप 2 दोनों एरर से क्वेश्चंस आते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट में। तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। हम क्या कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को क्या कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, जबकि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये क्या है आपका टाइप 1 एरर है। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, जबकि वो क्या है, फॉल्स है, जबकि वो क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या होता है, टाइप 2 एरर होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, जबकि वो ट्रू है, तो टाइप 1 एरर। नेक्स्ट आ जाओ। In a research study, one of the variables selected was student, parent occupation such as business, farming, service, etc. What level of measurement is this? ठीक है, जो हम लोग ने स्केल पढ़ी थी, 4 स्केल्स पढ़ी थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो यहाँ पे बोल रहा है, हमने एक वेरिएबल सेलेक्ट किया, वो था स्टूडेंट। ठीक है, पेरेंट, अब उनके जो पेरेंट्स हैं उनका ऑक्यूपेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो बिजनेस है, मान लो फार्मिंग है, मान लो सर्विस है। तो उसके लिए कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं, ये तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, इंटरवल तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, रेशियो यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 आता है, ये भी नहीं होगा। ये नॉमिनल क्या होता है, कैटेगोरिकल जो वेरिएबल्स होते हैं, नेम वगैरह होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं, वो इसके अंदर आती है। मान लो मेल फीमेल है, इस पर टिक करना है, इसके अंदर आएगा। बिजनेस करते हैं या फिर फार्मिंग करते हैं या फिर सर्विस करते हैं, ये इसके अंदर आएगा, कैटेगरीज है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉमिनल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, और स्टैंडर्ड एरर का कई सारे क्वेश्चंस अभी जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं वहां से भी क्वेश्चंस आपके स्टैंडर्ड एरर से पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड एरर होता क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर है क्या, स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिक। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैटिस्टिक से। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सैम्पल साइज। इनमें से कौन सा हेल्पफुल है सैम्पल साइज को डिटरमाइन करने के लिए। देखो, कुछ फॉर्मूले आपने इसमें पढ़े होंगे और कुछ फॉर्मूले आपने इसमें से नहीं पढ़े होंगे। समझ रहे हो, कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, कुछ फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं। इसका भी जो इमेज होगा एक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, वहां से आप लोग कॉपी में लिख लेना इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज। ये नया क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में लिखना। जब हमें सैम्पल साइज को डिटरमाइन करना होता है तो वहाँ पे कोकरेन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कोकरेन का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्पेयरमैन फॉर्मूला को यूज नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे रैंक ऑर्डर रैंक जो करते हैं। ठीक है, अब जो कोकरेन फॉर्मूला है वो क्या है, n इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर पी क्यू ई स्क्वायर। एन क्या है, आपका सैम्पल साइज है, जेड क्या है, स्टैंडर्ड एरर है। ठीक है, उसके अलावा पी क्या है, वेरिएबिलिटी बोलो या फिर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्यू कैसे निकालेंगे, जब क्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस पी कर देंगे। ठीक है, और ई क्या है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल जो एरर होती है वो होती है। तो बेसिकली आप फॉर्मूला याद रखो, इसका न्यूमेरिकल आपके नेट में नहीं पूछा जाता है, पीएचडी का कोर्स वगैरह होगा वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आप इसका फॉर्मूला याद रखो, और कौन किसको क्या डिनोट करता है वो याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द केस स्टडी मैथड। अब ये जो केस स्टडी मैथड है उसके रिगार्डिंग क्या इसमें से ट्रू नहीं है। ये एक एक्सपेंसिव मैथड है रिसर्च का, बिल्कुल। देयर आर मेनी चांसेस ऑफ मेकिंग एरर, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इट इज़ द मेनली क्वालिटेटिव, बिल्कुल ये क्वालिटेटिव होता है और ये क्वांटिटेटिव नहीं होता है। ये यहाँ पे गलत है, सही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ। द लेटिन स्क्वायर डिजाइन हैज एन एडवांटेज over randomized block design because it is possible to control the effect of two secondary variable। ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है जो आपके यूजीसी नेट में नहीं, पीएचडी
पे आता है ये, ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है ये। जो लेटन स्क्वायर डिज़ाइन है उसका एक यहाँ पे एडवांटेज बताया जा रहा है, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन होता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ 2 सेकेंडरी वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम 2 जो सेकेंडरी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर पाते, कंट्रोल करना पॉसिबल होता है, ठीक। तो ये क्या है आपका ट्रू है। फिर दूसरा 2 क्रॉस 2 ये जो फैक्टोरियल डिजाइन है उसमें 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, नहीं ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी राइट हियर। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये देखो, ये रिसर्च कौन से टाइप का रिसर्च यहाँ पे आ रहा है, टेक्निक यूज किया जा रहा है, उससे क्वेश्चन है। देखो, अ रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेटिंग टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ईयर राउंड स्कूलिंग। हम यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, टीचर्स का एटीट्यूड कर रहे हैं। शी इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग दैट एटीट्यूड्स ऑफ टीचर फ्रॉम स्मॉल medium and large school. Which sampling procedure should be used by her to ensure her sample is representative of these type of schools? ठीक है, क्लस्टर होगा, कोटा होगा, या फिर सिस्टमैटिक होगा, या फिर स्ट्रेटिफाइड होगा। देखो अब यहाँ पे समझो करना क्या है। देखो एक रिसर्चर है, वो इन्वेस्टिगेट क्या करना चाह रहा है, टीचर्स का एटीट्यूड को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब टूवर्ड्स ईयर राउंडिंग, मतलब एक पूरे साल में जो स्कूल्स हैं उसमें जो टीचर्स का एटीट्यूड है उसको वो क्या करना चाह रहा है, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है। शी इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, जो स्मॉल स्कूल्स हैं, जो मीडियम स्कूल्स हैं एंड जो लार्ज स्कूल्स हैं। समझ रहे हो, जो स्मॉल स्कूल्स हैं, जो मीडियम स्कूल्स हैं ना, जो लार्ज स्कूल है, तो कौन से टाइप का जो प्रोसीजर, सैम्पलिंग प्रोसीजर वो यूज करेगी जो रिप्रेजेंटेटिव हो इस टाइप के स्कूल्स का, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड बोल रहा है, जो स्ट्रैटिफाइड है और जो क्लस्टर है ये दोनों अपोजिट है। ये दोनों कैसे हैं आपके, एक दूसरे से अपोजिट है। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है समझ लो यहाँ पे, और क्लस्टर में क्या होता है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट आपके सैंपल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होते हैं, ये सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे होते हैं, ये सेम होते हैं। बिटवीन एंड विदिन करके यहाँ पे कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। बिटवीन जो होते हैं वो सेम होते हैं, विदिन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और क्लस्टर में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following type of research focus on amending the prevailing situation? Keyword amending the prevailing situation. ठीक है, जो अभिभावी स्थितियों को सुधारने पर क्या करता है, संकेंद्रित करता है, तो वो एक्शन रिसर्च होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। इफ देयर आर 8 कैटेगरीज और क्लासेस इन अ गुडनेस ऑफ फिट। अब ये जो फ्रीडम, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने गुडनेस ऑफ फिट के लिए बताया है, और जो आपका कैटेगरीज बनती हैं उसके लिए भी बताया है। अब यहाँ पे क्या है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पूछ रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में किसकी बात कर रहा है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की बात कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ कैटेगरीज, ये सारे मैंने करा रखे हैं रिसर्च में आपको ऑलरेडी, -1। नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है इसमें, 8 है, -1 कर दो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट हियर। नेक्स्ट आ जाओ। क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा अंडर मोर डैश सिचुएशन, ठीक है। जब कभी क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं तो नेचुरल सेटिंग में होता है। कहाँ पे होता है, नेचुरल सेटिंग में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एक केस स्टडी कैन बी यूज्ड ओनली इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। जो केस स्टडी है उसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही यूज करते हैं सिर्फ। द अप्रोच ऑफ केस स्टडी इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर। जो अप्रोच होती है केस स्टडी की वो किस चीज पे बेस्ड होती है, आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर पे। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो पहला वाला क्यों गलत हुआ, यहाँ पे पहले समझो। ए केस स्टडी कैन बी यूज्ड ओनली इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, खाली हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही यूज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सिर्फ क्लिनिकल जो क्लिनिकल मनोविज्ञान साइकोलॉजी होती है सिर्फ वहीं पे ही यूज करेंगे, नहीं हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका यहाँ पे गलत हुआ। द अप्रोच ऑफ केस स्टडी इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर, नो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन व्हाट विल बी। जब भी व्हाट विल बी की बात हो, व्हाट विल बी ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट विल बी तो एक्सपेरिमेंटल में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप टू डेट, कंप्लीट एंड अफोर्डेबल फॉर प्रॉपर सैम्पलिंग, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, मतलब
एक जब भी हम बात करते हैं कि पूरा एक प्रॉपर सैम्पलिंग कैसा मतलब पूरा कंप्लीट है, अफोर्डेबल होना चाहिए, तो वो क्या होता है, एक सैंपल फ्रेम करके होता है जहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है वो पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका सैंपल फ्रेम। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? वेरी इजी, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे हमको आगे डेटा को लेके जाना है, हर स्टेज को यहाँ पे पूरा लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ स्टडी इज रिलायबल दिस मीन्स दैट, अगर स्टडी रिलायबल है इसका मतलब क्या है, इट वॉज कंडक्टेड बाय रेपुटेटेड रिसर्चर। जरूरी है कि रेपुटेटेड रिसर्चर ही करे तभी वो ट्रस्टफुल होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। द मेजर डिवाइस फॉर कंसेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन। रिलायबिलिटी क्या होती है, मतलब क्या है, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पे भी इस मेजर्स को अगर यूज करें तो भी वो सेम रिजल्ट दे, रिलायबल रिजल्ट दे, तो वो क्या है, रिलायबल है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे भी वो स्टेबल रिजल्ट ही दे रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो टेस्ट रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एथिकल नॉर्म्स की बात हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है आपकी, एथिकल नॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। एथिकल जो नॉर्म्स होते हैं इन रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, थीसिस फॉर्मेट, ठीक है। इसके लिए ये आपको कॉपी में लिख लेना, थीसिस फॉर्मेट के लिए नहीं होती है और सबके लिए होती है। नेक्स्ट आ जाओ। डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। इंट्यूशन होता है, नॉलेज होता है, एनर्जी नहीं होती है, और थ्योरी तो होता ही है, तभी तो लोग हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स? कौन सा वेरिएबल जो है उसे हम लोग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स? सोशियो इकोनॉमिक टेस्ट, मार्शल स्टेटस, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड? क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइटेशन स्टाइल? पेपर 1 में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। कौन सा साइटेशन स्टाइल नहीं है? अब एपीए क्या है, एमएलए क्या है, शिकागो क्या है, ओहियो क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं इसका टेलीग्राम पे थोड़ा सा, मतलब ये सिंपल है, बेसिक है, पेपर 1 पढ़ो, उसमें दे रखा है एपीए का किसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओहियो। पेपर 2 में नहीं पूछा जाता ये। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च? अब आती है नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा इसमें से करेक्टरिस्टिक्स नहीं डिफाइन करता है, नॉन गैर सैद्धांतिक शोध का, ठीक है, गैर सैद्धांतिक शोध। अब ये जो गैर सैद्धांतिक शोध है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम लिख लो, सोशल लीगल रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। इस डेटा इसका ये जो लीगल रिसर्च है, ठीक है, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो अदर डिसिप्लिन्स होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं टू जनरेट इम्पेरिकल डेटा, ठीक है, टू जनरेट इम्पेरिकल डेटा, सो दैट हम हमारे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर पाए, आंसर कर पाए, ठीक है। इट ऑर्गेनाइज अराउंड लीगल प्रिंसिपल एंड एपलेट कोर्ट डिसीजंस, ठीक है। ये लीगल जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसके सिद्धांतों पे काम करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉजिटिविज्म? देखो, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये सारे जो मैं बोल रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे आपको। बोला कौन सा ट्रू नहीं है, पॉजिटिविज्म। सबसे पहला इसे, ये ऑगस्ट कॉम्पटे हैं इसके एसोसिएटेड है। इट डिनाइज द मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन, बिल्कुल सही है। एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिविटी, जब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की तो सब्जेक्टिविटी पे काम करता है। इट इज अ मैथड यूज इन क्वालिटेटिव, नहीं, इट इज द मैथड यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्वांटिटेटिव में यूज होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वालिटेटिव में होता है, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन कितने थे यहाँ पे, मैं देख लूँ, 40 क्वेश्चन थे, सॉरी यहाँ पे 50 क्वेश्चन नहीं थे। रिसर्च मैथोडोलॉजी के ये टोटल आपकी 40 क्वेश्चन थे। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चन है आपके, एजुकेशन वाले नीचे आ जाओ देख लो।
60 क्वेश्चन है, हाँ सॉरी मैंने स्टार्टिंग में शायद गलत बता दिया, मेरे दिमाग में वो यूजीसी नेट वाला चल रहा था तो मैंने उसका बता दिया। 40 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मैथडोलॉजी के हैं, 60 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के हैं। तो कल हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ये आपकी प्रैक्टिस या आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, तो इससे क्या होगा, इन सारी सीरीज से, ये जो सीरीज मैं आपकी डाल रही हूँ, इससे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स मिल पाए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सारे सेशन जो भी मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए ये यूज़फुल होंगे। आप अपनी तरफ से भी कुछ अगर बताना चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, और सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी जैसे इमेज वगैरह मैं अभी वहीं पे शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी। प्लस इसका जो पीडीएफ होगा, आई ट्राई मैं उसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूँ, ठीक है। सेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। हाँ, आपका जो मैराथन सेशन है बहुत जल्दी ही आने वाला है, इसी वीक, अपकमिंग वीक में ही। मैं जिस दिन भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, अभी थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो रहा है क्योंकि 2 से 2.5 घंटे तो मैराथन सेशन चलेगा ही चलेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो इसी वजह से आप इसी वीक में, आने वाले जो वीक है आपका, उसी में किसी ना एक दिन आपका एक मैराथन सेशन रहेगा यूनिट 1 का, ठीक है। पूरा यूनिट 1 का हम लोग अच्छे से उसको रिवाइज करेंगे। आप चाहो तो कीवर्ड्स में उसमें नोट्स भी बना सकते हो, मैंने पूरा कीवर्ड्स में ही उसको डाला हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।